नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। तो आज देश का मूड मीटर की फर्स्ट स्टोरी में आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात से पहले क्यों खालिस्तानी कट्टरपंथियों और इस्लामिक आतंकवादियों के गढ़ में हलचल मची हुई है, और यह भी बताऊंगा कि व्हाइट हाउस में महाबैठक को लेकर शहबाज शरीफ, मोहम्मद यूनुस और जिनपिंग का ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ है। मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आपको दिखाऊंगा कि किस सांसद की विदेशी बीबी को लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ साठगांठ के गंभीर आरोप लगे हैं। और मूड मीटर की थर्ड स्टोरी में आज आपको दिखाऊंगा कि देश के चौथे सबसे बड़े सम्मान पद्मश्री को लेकर कैसे अंतर्यामी बनाम अंतर्यामी की लड़ाई छिड़ चुकी है। लेकिन शो की शुरुआत मोदी के मिशन अमेरिका की सबसे एक्सक्लूसिव पड़ताल के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे के बाद अमेरिका पहुंच चुके हैं और पीएम मोदी अमेरिका में करीब 36 घंटे रहेंगे। भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 4 बजे के आसपास पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस मिलने पहुंचेंगे और यहां बैठक और डिनर का कार्यक्रम है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो सिर्फ 12 घंटे के भीतर यह क्लियर हो जाएगा कि दोनों वर्ल्ड लीडर ट्रंप और मोदी अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्तों को किस नए मोड़ की तरफ ले जा रहे हैं। इस महाबैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने एक बड़ी मीटिंग की है जिससे खालिस्तानी और इस्लामिक कट्टरपंथियों के खेमे में खलबली मच गई। वॉशिंगटन में लैंड करने के चंद घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के साथ बैठक के लिए पहुंचे। सिक्योरिटी एक्सपर्ट मान रहे हैं कि पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड के बीच बातचीत का फौरन बड़ा इंपैक्ट दिखाई दे सकता है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही 2008 मुंबई अटैक के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने में कामयाबी मिल सकती है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई आतंकी तहव्वुर राणा 2008 मुंबई टेरर अटैक के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल है। तो भारत लंबे वक्त से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है और हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की अपील की याचिका भी खारिज कर दी थी। मोदी और तुलसी की मुलाकात के बाद यह माना जा रहा है कि अमेरिकी जमीन से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसके खिलाफ भी अमेरिका जो है अब सख्ती दिखा सकता है। पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड की मुलाकात अमेरिका से ऑपरेट कर रहे भारतीय गैंगस्टर्स के लिए भी एक रेड अलार्म की तरह है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जल्द ही अमेरिका में रह रहे कुख्यात अपराधियों की लिस्ट अमेरिकी एजेंसियों को सौंप सकती है और इस लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई और ऐसे तमाम गैंगस्टर शामिल हैं जो कि अमेरिका में इस समय छुपे हुए हैं और वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। तो वैसे तुलसी नाम से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये भारतीय मूल की तो नहीं है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। तुलसी गबार्ड अमेरिका के हवाई इलाके से आती हैं और समोआ मूल की हैं और इनके पिता कैथोलिक हैं, लेकिन तुलसी की मां ने हिंदू धर्म के संस्कारों से प्रभावित होकर हिंदू धर्म अपनाया और अपनी बेटी को हिंदू नाम दिया। तुलसी भी हिंदू धर्म मानती हैं और तुलसी अमेरिका की पहली हिंदू सांसद थी। साल 2014 में जब पीएम मोदी पहली बार अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे थे तो तुलसी गबार्ड ने पीएम मोदी को भागवत गीता भेंट की थी और तब उस समय वो तुलसी गबार्ड सांसद थी। तो तुलसी से मुलाकात के बाद अब बारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है और जब ट्रंप और पीएम मोदी एक दूसरे से मिलेंगे तो कैसे ये मुलाकात दो सिर्फ राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात भर नहीं होगी, बल्कि ट्रंप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से भी मिल रहे होंगे। जब नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तो वो एक तरीके से दुनिया के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे होंगे। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं
उसको समझने के लिए आप दुनिया के जो दिग्गज नेता हैं उनके पिछले महीने जो अप्रूवल रेटिंग आई है, जरा उस पर गौर करिए तो आप समझ पाएंगे कि किन किन नेताओं के फैसलों के साथ उनकी जनता उनके साथ खड़ी है और कितनी परसेंटेज के साथ उनके साथ खड़ी है। जरा एक बार उनकी अप्रूवल रेटिंग पर गौर करिए। अभी जो आप देख रहे हैं इसमें नरेंद्र मोदी दुनिया के जो बड़े नेता हैं उनमें सबसे शीर्ष पे हैं अप्रूवल रेटिंग के मामले में, यानी कि नरेंद्र मोदी के फैसलों के साथ उनके देश का सर्वाधिक आदमी यानी कि 75% जो अप्रूवल रेटिंग है उसके हिसाब से 75% लोग मोदी के साथ खड़े हैं, मोदी के पक्ष में हैं, और सिर्फ 19% लोग हैं जो मोदी के फैसलों के खिलाफ हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्वीकार्यता अगर किसी नेता की दुनिया में है तो नरेंद्र मोदी हैं। उसके बाद आप देखिए क्लॉडिया शेनबॉम हैं जो कि मेक्सिको की राष्ट्रपति हैं, अर्जेंटीना की राष्ट्रपति जेवियर माइली हैं। इन दोनों की जो अप्रूवल रेटिंग है वो करीब 65% के आसपास है। फिर उसके नीचे आ जाइए तो स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति कैरिन केलर और राष्ट्रपति जो यूएस के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये 52 से लेकर 56% के आसपास इनकी अप्रूवल रेटिंग है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि मोदी पहले नंबर पे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 5वें नंबर पे हैं तो अप्रूवल रेटिंग के मामले में। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो दुनिया में जो बहुत लोकप्रिय और जिनके साथ उस देश की जनता सबसे ज्यादा अलाइंड है उसमें से नरेंद्र मोदी पहले नंबर पे आते हैं। तो इस दौरे का एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जापान के प्रधानमंत्री और जॉर्डन के किंग के बाद नरेंद्र मोदी चौथे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनसे ट्रंप मिलने जा रहे हैं, या यूं कहिए कि सरकार के प्रमुख हैं जिनसे कि ट्रंप मिलने जा रहे हैं। ट्रंप के अमेरिका में मोदी का यह सम्मान आज भारत के विपक्ष को भी एक तरीके से समझ में आ रहा है। एक बार सुनिए पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर को कि वो क्या कह रहे हैं। ये अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ट्रंप जो अभी 1 महीने भी राष्ट्रपति नहीं हुआ है, तो इस 1 महीने के अंदर मेरे ख्याल में 4 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले हैं और चौथा भारतीय प्रधानमंत्री है। तो एक अच्छी बात है कि भारतीय चिंता जो है, भारतीय सोच जो है, इनके बारे में प्रेसिडेंट की जानकारी तुरंत शुरुआत में ही हो जाएगा। ये अच्छी बात है। अपना रोचक इतिहास है। ब्लेयर हाउस क्वीन एलिजाबेथ, विंस्टन चर्चिल और व्लादिमीर पुतिन जैसे दुनिया के कई बड़े नेताओं की मेजबानी कर चुका है और ब्लेयर हाउस किसी 5 स्टार होटल से भी ज्यादा आलीशान है और इस वजह से इसे दुनिया का सबसे एक्सक्लूसिव होटल भी कहा जाता है। कि क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर दोनों देशों के बीच में कोई सहमति बनती है, इस दिशा में कोई आगे बढ़ते हैं दोनों देश या नहीं। इसी तरीके से टैरिफ को लेकर ट्रंप का रवैया अड़ियल ही रहेगा या भारत को कुछ सहूलियत देने के पक्ष में होंगे, यह भी इस पर भी नजर बनी रहेगी। जो दूसरा जो महत्वपूर्ण मसौदा है वो है एनर्जी का। भारत सस्ते रूसी तेल का भारत जो है वो रूस से सबसे ज्यादा तेल मंगाता रहा है और ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस की बजाय तेल और गैस अमेरिका से खरीदे। इस पर दोनों देशों के बीच सहमति बनती है या इस पर नहीं बनती है, इस पर नजर रहेगी। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भी भारत की कोशिश होगी कि अमेरिका से छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर हासिल किए जाएं। तीसरा जो एजेंडा है वो है इंडो पैसिफिक में चीन की दबंगई से निपटने के लिए रणनीति बनाना और इसके तहत क्वाड पार्टनर अमेरिका और भारत ये मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दबंगई को काउंटर करने के लिए किस तरह की रणनीति बनाते हैं, इस पर नजर रहेगी। जो चौथी महत्वपूर्ण बात है वो है आतंकवाद। ट्रंप और मोदी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक रहे हैं और मौजूदा दौर में पाकिस्तान न सिर्फ अपनी जमीन पर बल्कि बांग्लादेश में भी इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए इस मुलाकात में ये देखना होगा कि क्या नतीजे निकलते हैं, इस दिशा में क्या बातचीत होती है। और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ मोहम्मद यूनुस की सांसें भी टंगी हुई होंगी और दोनों टकटकई लगाए देख रहे हैं कि इस बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। जो पांचवा महत्वपूर्ण एजेंडा है वो है युद्ध। मोदी बोलते रहे हैं कि ये युग युद्ध का नहीं है बल्कि बुद्ध का है और ट्रंप ने आते ही गाजा की लड़ाई भी रुकवा दी और अब ट्रंप का मिशन है रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाना।
तो क्या दोनों मिलकर दुनिया को शांति की एक नई राह दिखा पाएंगे? इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो इस लिहाज से मोदी और ट्रंप की जो महाबैठक है उसको वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस महाबैठक को लेकर टाइम्स नवभारत पर आपको एक एक अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल देश का मूड मीटर में रुख करते हैं अगली स्टोरी का और आपको ये बताते हैं कि किस सांसद की विदेशी बीवी पर आईएसआई से साठगांठ के गंभीर आरोप लगे। राहुल गांधी की लड़ाई इंडियन स्टेट से है, उसमें पाकिस्तान और आईएसआई की मदद ले रहे हैं। तो बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए और इस आरोप पर आज असम से लेकर दिल्ली तक राजनीति गरमाई हुई। बीजेपी से राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताकर कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर राहुल गांधी तक से स्पष्टीकरण मांग रही है और वहीं गौरव गोगोई जवाब में कह रहे हैं कि असम में चूंकि अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है। सुनिए जरा इस विवाद पर कैसे वार पलटवार का दौर चल रहा है। विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई की धर्मपत्नी एलिजाबेथ कोलबॉर्न, इनके रिश्ते पाकिस्तान में जो पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के एडवाइजर हैं अली तौकीर शेख और आईएसआई से पाए गए। सवाल यह बनता है कि जहां इनकी धर्मपत्नी, जो कि एक विदेशी नागरिक है, काम करती हैं, उस संस्था की फंडिंग फिर से जॉर्ज सोरस करते हैं। बीजेपी के पास आज कोई मुद्दे नहीं हैं और झूठे आरोप पर निर्भर मुझे लगता है कि भारत के लोग राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय है और इस पूरे झूठ और भ्रम के बीच में जो असत्य है ये सब वो देख सकते हैं। वो झूठ फैलाते जाए, हम अपना काम करते रहेंगे। आने वाले साल में असम में विधानसभा के चुनाव होंगे, हम असम के मुद्दे उठाएंगे। आना चाहिए था बीच में। जवाब में क्या कह रहे हैं जरा वो भी देखिए। वो कह रहे हैं कि फिल्म टाइगर जिंदा है में अगर सलमान खान की पत्नी आईएसआई एजेंट हो सकती है तो मैं भी रॉ एजेंट हो सकता हूं। यह हास्यास्पद है। बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक के बाद एक जमीन हड़पने के मामले उजागर हो रहे हैं और एक के बाद एक मानहानि के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इन आरोपों का कोई आधार नहीं। ये उनकी कमजोरी को दिखाता है और इस तथ्य को दिखाता है कि वो तेजी से अपना आधार खो रहे हैं। ये गौरव गोगोई ने कहा है। गौरव गोगोई ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस सवाल को जो फिल्मी ट्विस्ट दे दिया और अपनी पत्नी का बचाव करने के लिए उन्होंने इसके साथ साथ हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर भी जमीन के घोटाले का आरोप लगा दिया। गौरव ने आरोप लगाया है कि सीएम की पत्नी रिनिका भुइयां असम में जमीन घोटाले में जुड़ी हुई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिनकी भुइयां शर्मा अपनी एक मीडिया कंपनी चलाती है जिसका नाम प्राइड एंटरटेनमेंट है और 2006 से वो एक कंपनी चला रही है जिसके तहत कई सारे मीडिया चैनल्स और न्यूज चैनल्स हैं। तो हेमंत बिस्व शर्मा ने गौरव गोगोई की पत्नी पर सिर्फ आरोप ही नहीं लगाया है बल्कि उन्होंने 2015 में अब्दुल बासित से गौरव गोगोई की मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की है और ये सवाल उठाए हैं कि भाई इन तस्वीरों का क्या कनेक्शन है। अब्दुल बासित के बारे में मैं बता दूं कि वो भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे और हेमंत बिस्व शर्मा ने एलिजाबेथ कोलबर्न विवाद के साथ इस तस्वीर को कनेक्ट करते हुए कई सवाल उठाए। जैसे कि उन्होंने कहा है कि गोगोई साल 2015 में क्यों पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। तब भारत अपने अंदरूनी मामले में दखलंदाजी को लेकर पाकिस्तान से आधिकारिक तौर पर विरोध जता रहा था। तो गौरव गोगोई को ऐसे में क्यों मिलने जाना था? गौरव गोगोई तो तब विदेश मामलों के संसदीय समिति के सदस्य तक नहीं थे। गौरव गोगोई तब अपने स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ के 50 सदस्यों को लेकर पाक हाई कमिश्नर से मिले थे और यह जो मुलाकात थी वो कई तरीके से सवालों के घेरे में। इस साल 2015 की पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के कार्यक्रम की जो तस्वीरें अभी आपको मैं दिखा रहा हूं तस्वीर अपने स्क्रीन पे, ये उसी कार्यक्रम की। और इस कार्यक्रम में जो ऐसा कहा जा रहा है कि एलिजाबेथ और आईएसआई
कि मतलब एलिजाबेथ ने एक तरीके से कड़ी के तौर पे इसमें एक भूमिका निभाई इस कार्यक्रम को करवाने में। हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि जो ये मुलाकात हुई थी उसमें उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न ने ही उसकी भूमिका तैयार की थी, उसकी जमीन तैयार की थी। और इसी मुलाकात के बाद गौरव गोगोई ने संसद में कोस्ट गार्ड में रडार की तैनाती, भारत में आर्म्स फैक्ट्री, एरोनॉटिकल डिफेंस और ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर संसद में सवाल उठाए जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले थे। और इस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर वायरल मार्च 2020 का एक पोस्ट भी देखिए, जो गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न ने कि जो पाकिस्तानी बॉस थे अली शेख, उन्होंने जो किया था ये पोस्ट, उसमें क्या लिखा गया था। शेख ने इसमें लिखा कि एलिजाबेथ मेरी तरफ से ये तारीफ गौरव तक पहुंचा देना। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बहुत सारे जो इससे जो इस पूरे जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उसमें जो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या उन सारे सवालों को गोगोई यह कहकर खारिज कर देंगे कि असम में चूंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं इसलिए बीजेपी इस तरह की के आरोप लगा रही? असल में यह बात ठीक है कि असम में अगले साल चुनाव है, बीजेपी जब अपना सीएम का फेस तय करेगी तब करेगी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर वो जो सवाल उठा रही है, लोकसभा में विपक्ष के चूंकि उपनेता हैं गौरव गोगोई, इसलिए मामला गंभीर हो जाता है। और गोगोई इस पर तस्वीर स्पष्ट करने की जगह इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जबकि उन्हें इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए। तो देश का मूड बीटर में वक्त है अगली स्टोरी का और आपको ये बताने का कि पद्मश्री सम्मान को लेकर कैसे अंतर्यामी वर्सेज अंतर्यामी की लड़ाई छिड़ चुकी है। तो एक नाम के दो शख्स हो तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन अगर ये कंफ्यूजन देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री अवार्ड को लेकर हो जाए तो ये चौंका देने वाली बात होती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकार ने जिसे पद्मश्री अवार्ड देने के लिए चुना हो, उसके बजाय उस व्यक्ति का हमनाम दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति के हाथों से पद्मश्री अवार्ड ग्रहण कर ले और किसी को पता भी ना चले? इसीलिए जब एक शख्स ने उड़ीसा हाई कोर्ट में यह दावा किया कि उनका पद्मश्री अवार्ड उनके हमनाम ने यानी कि दूसरे व्यक्ति ने ग्रहण कर लिया, तो उड़ीसा हाई कोर्ट के जज भी हैरान रह गए। जब आपको पूरा मामला पता चलेगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। असल में 2023 में उड़ीसा के श्री अंतर्यामी मिश्रा का नाम पद्मश्री अवार्ड की लिस्ट में 56वें नंबर पर था और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके काम के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। और 5 अप्रैल 2023 को भारत सरकार ने डॉक्टर अंतर्यामी मिश्रा को यह अवार्ड देने का ऐलान किया था। और जो ट्वीट अभी आपको दिखा रहे हैं, एक वो असल में एक ट्वीट करके इसके बारे में बताया गया था, जो कि एक सबूत है इसका। तो पेशे से पत्रकार अंतर्यामी मिश्रा के नाम का ऐलान सरकार ने किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्यामी मिश्रा को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया, जिसके गवाह खुद प्रधानमंत्री मोदी भी थे, जो कि वहां मौजूद थे। और उस वक्त का वीडियो भी मैं आपको अभी अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। अब इस बात को करीब 2 साल होने को आए, इसीलिए एक तरीके से बात आई गई हो गई थी, लेकिन अब एक हैरान कर देने वाला दावा किया गया है। उड़ीसा हाई कोर्ट में याचिका लगाकर यह दावा किया गया है कि 2023 में गलत अंतर्यामी मिश्रा को पद्मश्री अवार्ड दे दिया गया था। और यह दावा करने वाले शख्स का नाम भी अंतर्यामी मिश्रा है, जो कह रहे हैं कि जिस अंतर्यामी मिश्रा को पद्मश्री अवार्ड ग्रहण करना था, उस अंतर्यामी मिश्रा ने अवार्ड नहीं लिया, और जिस अंतर्यामी मिश्रा ने पद्मश्री अवार्ड लिया, उस अंतर्यामी मिश्रा को अवार्ड मिलना ही नहीं था। कंफ्यूज मत होइए, इसे आप इन 2 तस्वीरों के जरिए अब जरा समझिए। स्क्रीन पर 2 अंतर्यामी मिश्रा आपको भी दिख रहे हैं। एक अंतर्यामी मिश्रा जिन्हें 2023 में पद्मश्री अवार्ड मिला, और दूसरे अंतर्यामी मिश्रा जो कह रहे हैं कि पद्मश्री अवार्ड के लिए उन्हें चुना गया था
लेकिन पद्मश्री अवार्ड उनकी जगह दूसरे अंतर्यामी मिश्रा ने ले लिया। हैरानी की बात देखिए कि दोनों अंतर्यामी मिश्रा में इतनी समानता है कि आप भी चौंक जाएंगे। ओडिशा हाई कोर्ट के जज भी चौंक गए थे जब उनके सामने एक केस आया। लेकिन जिस अंतर्यामी मिश्रा ने चौंका देने वाली याचिका लगाई है, आखिर उनके पास इस बात के क्या सबूत हैं कि पद्मश्री अवार्ड उन्हें मिलना था? आखिर याचिकाकर्ता अंतर्यामी मिश्रा को किसने बताया कि उन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया है और उनके जो दावे हैं उसका आधार क्या है? टाइम्स नाउ नवभारत ने याचिकाकर्ता अंतर्यामी मिश्रा से जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए पहले। 2 साल पहले मतलब 2023 जनवरी 25 तारीख को एक टेलीफोन कॉल आया मुझे दिल्ली से, होम डिपार्टमेंट से, होम डिप्टी सेक्रेटरी होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उधर से एक फ़ोन आया। फ़ोन में उन लोगों ने पहले से मुझे बधाई देने लगे। मिश्रा जी आप बोल रहे हैं? नहीं जी बोल रहा हूँ। आपको बधाई हो। कि बधाई किस बात की? ना, आपको भारत सरकार ने पद्मश्री के लिए चुना है। तो अब सवाल तो बनता है कि भले ही नाम एक हो, लेकिन फिर भी पद्मश्री जैसे बड़े अवार्ड को देने में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ नाम ही एक जैसा नहीं है, नाम ही समान नहीं है, सरनेम भी सेम है। यानी दोनों अंतर्यामी मिश्रा हैं। और सरनेम ही नहीं, दोनों अंतर्यामी मिश्रा अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। और दोनों डॉक्टर अंतर्यामी मिश्रा लेखक हैं। और दोनों लेखक अंतर्यामी मिश्रा उड़िया भाषा में लिखते हैं। दावा करने वाले अंतर्यामी मिश्रा का दावा है कि वो 29 किताबें लिख चुके हैं और जिन्हें पद्मश्री मिला वो अंतर्यामी मिश्रा भी 28 किताबें लिख चुके हैं। इसलिए कंफ्यूजन किसी को भी हो सकता है। हो सकता है कि गृह मंत्रालय से जिस अधिकारी का फोन दावा करने वाले अंतर्यामी मिश्रा को आया हो, उन्हें भी कंफ्यूजन हुआ हो, लेकिन बाद में कंफ्यूजन दूर होने के बाद उन्होंने दोबारा फोन न किया हो। हम ये कह नहीं रहे कि ऐसा ही हुआ ही होगा, हम बस एक संभावना जता रहे हैं, क्योंकि फैसला तो उड़ीसा हाईकोर्ट को करना है, जो खुद हैरान है। हालांकि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित अंतर्यामी मिश्रा का दावा है कि उन्हें मिले अवार्ड को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि उनको पद्मश्री के लिए कई सम्मानित लोगों ने रिकमेंड किया था, जिसमें आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन भी शामिल है। लेकिन फिर भी हैरानी की बात तो है ही, पद्मश्री जैसे सम्मानित अवार्ड को लेकर ऐसा कंफ्यूजन होना कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो देश का मूड मीटर में अगली स्टोरी का रुख करते हैं। शादी में बिन बुलाए मेहमान तो आपने खूब सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन लखनऊ की शादी में एक ऐसा बिन बुलाया मेहमान आ गया कि बाराती क्या, सारे लोग शादी छोड़कर भाग खड़े हुए। यह बिन बुलाया मेहमान था एक तेंदुआ, जो शादी हॉल में घुस आया था, जिसे देखते ही दूल्हा दुल्हन इधर उधर भागने लग गए। तेंदुआ मैरिज हॉल की दूसरी मंजिल तक पहुंच गया और आराम से पूरे परिसर का चक्कर लगाने लगा, लॉन में घूमने लग गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची तो तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। इसका वीडियो थोड़ा डरा देने वाला है, लेकिन देखिए, ये शादी की तस्वीरें हैं, लाइटिंग चकाचौंध है ना, आप देख रहे हैं। उसके बावजूद तेंदुआ कैसे आराम से घूम रहा है। ठीक ओके 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 हाय हाय नहीं है हाँ हाँ वो पंजा मार दिया है तेंदुआ है। तो तेंदुए ने कैसे वन विभाग की टीम पर अटैक किया, ये तो आपने देखा ही। 3 घंटे की मशक्कत चली और उसके बाद वन विभाग की टीम को कामयाबी मिली। तेंदुआ को ट्रैंकुलाइज करके बेहोश किया गया और फिर उसे पकड़ा गया। तो लखनऊ के शादी समारोह में तेंदुआ कैसे घुस आया, इसकी वजह यूपी के दुधवा रेंज में हुई वन विभाग की पड़ताल भी बता रही है। और चूंकि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, ये सिर्फ अकेली घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में, रिहाइश वाले इलाके में, इंसानों की रिहाइश वाले इलाके में तेंदुए घुस आते हैं। तो जो दुधवा नेशनल पार्क के अधिकारी बता रहे हैं, उनके मुताबिक तेंदुए अब जंगल में शिकार करने की आदत छोड़ रहे हैं और इंसानी बस्तियों के आसपास ठिकाना बना रहे हैं। बिना मेहनत के शिकार की आदत उनमें बढ़ गई है
इसीलिए वो खेतों में मवेशियों पर हमले कर रहे हैं, घरों में घुसकर इंसानों पर हमले कर रहे हैं। बीमार तेंदुओं को छोड़िए, पूरी तरह से स्वस्थ और जवान तेंदुए भी आसान शिकार के चक्कर में वो शहरों में घुस आते हैं, कस्बों में घुस आते हैं, गांवों में चले आते हैं। ये बात चौंकाने वाली है। तेंदुए पहले रात में इंसानी बस्तियों में घुसते थे, अब वो दिन में भी इंसानों पर हमला कर रहे हैं। और इसके पीछे की वजह क्या है, वो भी इसी पड़ताल में खुलकर सामने आया है। तो कोरोना के वक्त लॉकडाउन में तेंदुए खाना तलाशते हुए इंसानी बस्तियों में आए और फिर जंगलों की तरफ नहीं लौटे। जंगल के पास इंसानी बस्तियों में जो बफर जोन होता है, उन्होंने वहां ठिकाना बना लिया। घने जंगलों की बजाय उन्होंने जो इंसानी बस्तियों और जंगल के बीच का जो इलाका होता है, बफर जोन होता है, वहां उन्होंने अपना ठिकाना बनाया और वहीं बच्चों को जन्म दिया। इस तरीके से तेंदुओं को आसान शिकार की आदत लग गई और इसी वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ गई है। तो देश का